नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग आर्यवर्क में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है लुसेंट सीरीज चल लुसेंट सीरीज में हम लोग को अभी जो है ड्रीम सक्सेस का यहाँ से यहाँ तक मिला हुआ है। आप लोग डे 29 देखिएगा। डे 29 में जो है टारगेट बैच का जो है 16 से लिया है। कहाँ तक मिला है हम लोग को? यहाँ तक मिला है 40 तक, ठीक ना। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पर चलते हैं, है ना। अच्छा, एक बार आप लोग हम पूरा सब्जेक्ट दिखा देते हैं, देखिएगा। फिर यहाँ पर हम लोग को जलमंडल मिला हुआ है भूगोल से, और उसके नीचे चलेंगे हम लोग तो हम लोग कंकाल तंत्र पढ़ना है बायोलॉजी से, ठीक ना। चलिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोग चलते हैं। आइए देखते हैं अपना पहले होमवर्क में, जो कि हम लोग का पेज नंबर 70 है। आप लोग भी 70 खोज लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं साइंटिफिक सोसाइटी क्या लिखा हुआ है दोस्तों। साइंटिफिक सोसाइटी, है ना। तो साइंटिफिक सोसाइटी जो है ये 1864 में ये साइंटिफिक सोसाइटी को स्थापना किया था सर सैयद अहमद खान ने। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। आप लोगों ने बताइएगा, सर सैयद अहमद खान ने किसकी स्थापना किया था? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया था। किसने किया था साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना? सर सैयद अहमद खान ने। कब किया था? 1864 में किया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं वेद समाज जो है। वेद समाज जो है ये श्री धरलू नायडू ने, जो चेन्नई में है, श्री धरलू नायडू चेन्नई में 1864 में किए थे। ये भी 1864 में ही। तो साइंटिफिक सोसाइटी और वेद समाज दोनों हमारा 1864 में ही किया गया था। और वेद समाज की स्थापना श्री धरलू नायडू, किसने किया था? श्री धरलू नायडू ने किया था। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, श्री धरलू नायडू, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, 18 नंबर देखते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बताइएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? आपको पता होगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था? 1866 में। कब किया था? 1866 में। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था 1866 में। 1866 में आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बताइएगा, पूना सार्वजनिक सभा जो होता है, पूना में जो सार्वजनिक सभा किया गया था, किसने स्थापना किया था? एम.जी. रनाडे ने। किसने स्थापना किया था? एम.जी. रनाडे ने 1867 में। तो 1864 में हम लोगों ने दो देखा, ठीक। एक तो साइंटिफिक सोसाइटी और एक वेद समाज। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में सर सैयद अहमद खान ने किया था। वेद समाज जो था 1864 में ही किया गया था श्री धरलू नायडू के द्वारा। श्री धरलू नायडू के द्वारा। तो वेद समाज श्री धरलू नायडू, है ना। वेद समाज से आप स्वामी विवेक जो है, क्या बोलते हैं, दयानंद सरस्वती नहीं मारना है, क्या मारना है? श्री धरलू नायडू। ध्यान रखिएगा, श्री धरलू नायडू जो है वेद समाज के संस्थापक थे, श्री धरलू नायडू। और साइंटिफिक सोसाइटी के तो हम लोग देख ही लिए हैं, सर सैयद अहमद खान, दोनों 1864 में। और हम लोग ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी याद कर चुके हैं। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक ना। 1866 में। पूना सार्वजनिक सभा जो है, पूना सार्वजनिक सभा जो एम.जी. रनाडे ने 1867 में ही किया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एम.जी. रनाडे ने कब किया था? 1867 में ही किया था, ठीक ना। तो 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी। फिर एक साल के बाद 1867 में क्या हुआ था? पूना सार्वजनिक सभा। क्या हुआ था? पूना सार्वजनिक सभा, जो जिसका स्थापना एम.जी. रनाडे ने किया था। किसने किया था? पूना में सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? एम.जी. रनाडे ने किया था। किसने किया था? एम.जी. रनाडे ने किया था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे केशव चंद्र सेन और एम.जी. रनाडे और आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्रनाथ ठाकुर। कितने आदमी थे? 4। कितने व्यक्ति थे? 4 व्यक्ति थे। पहले केशव चंद्र सेन, इनके सहयोग से एम.जी. रनाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्रनाथ ठाकुर, ठीक ना। टोटल कितना हो गया? टोटल 4 हो गए। और ये कब किया गया था? 1867 में ही किया गया था। ध्यान में रखिएगा। पूना सार्वजनिक सभा बोले या फिर प्रार्थना समाज बोले, दोनों कब हुआ था? 1867 में हुआ था। आप लोग याद करिएगा। तो प्रार्थना समाज में कितने? 4 व्यक्ति थे। और केशव चंद्र सेन थे, इनके सहयोग से किया गया था। एम.जी. रनाडे थे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्रनाथ ठाकुर। एम.जी. रनाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्रनाथ ठाकुर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इंडियन सोसाइटी देख लेते हैं। हम लोगों ने तो अभी ईस्ट इंडियन एसोसिएशन देखा था, जिसका दादा भाई नौरोजी ने किया था। अब देखते हैं इंडियन सोसाइटी। क्या देखते हैं? इंडियन सोसाइटी 1872 में किया गया था। कब किया गया था इसका स्थापना? इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। कहाँ पे? आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था, लंदन में। कहाँ पे? लंदन में किया गया था। ध्यान रखिएगा। तो आनंद मोहन बोस ने इंडियन सोसाइटी, जो इंडियन सोसाइटी है, आनंद मोहन बोस के द्वारा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। 1872 में याद रखिएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना आपको पता होगा, ज्योतिबा फूले ने किया था। इसको सबको याद होगा। 1873 में किया था। कब किया था? 1873 में। याद रखिएगा, सन याद रखिएगा। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, 1873 में। आगे देखते हैं, सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म रक्षणी सभा। क्या नाम लिखा हुआ है? सनातन धर्म रक्षणी सभा। सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कब किया गया था? 1873 में किया गया था। कहाँ पे? कलकत्ता में किया गया था। ध्यान में रखिएगा।
सनातन धर्म रक्षणी सभा जो है इसका स्थापना कलकत्ता में किया गया था, 1873 में किया गया था। कब किया गया था? 1873 में किया गया था। दोस्तों आगे देखते हैं, अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। याद रखिए, आप लोग याद रखिएगा, 1875 में अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने किया था। उससे पहले हम लोग देखे थे 1873 में सनातन धर्म रक्षणी सभा 1873 में कलकत्ता में किया गया था, ठीक ना। तो दोनों को एक साथ याद रखिएगा, सनातन धर्म इधर, इधर अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक ना। तो कलकत्ता में सनातन धर्म रक्षणी सभा खोला गया था 1873 में। जस्ट उसके 2 साल के बाद जो क्या हुआ, सर सैयद अहमद खान बोले अब हम भी क्या करेंगे, तो अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करेंगे। तो 1875 में उन्होंने क्या कर दिया, अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कर दिया। आगे देखते हैं दोस्तों, इंडियन लीग, इंडियन लीग, ठीक ना, और एक था इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी का तो हम लोग देख लिए थे, आनंद मोहन बोस। सोसाइटी में सब कोई आनंदित रहता है, सोसाइटी में आनंदित रहता है ना, तो आनंद मोहन बोस इंडियन सोसाइटी हो जाएगा। और इंडियन लीग हो जाएगा, लीग, इंडियन लीग हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। कब किए थे? 1875 में ही किए थे। यहाँ पे हम लोग देखने को मिल रहा है कि 1875 में दोस्तों, 1875 में 4 गो हुआ था संस्थापना, ठीक ना। स्थापना कितना हुआ था? 1875 में 4 गो देखने को मिल रहा है। जो पहले हम लोग दूसरे देख चुके हैं, अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में सर सैयद अहमद खान, इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष, याद रखिएगा, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष 1875 में। और आर्य समाज तो सबको एकदम जबान पे याद होगा, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 में। वहीं वेद समाज की स्थापना किसने किया था? तो श्री धरलू नायडू ने 1864 में किया था। कहाँ किया था? 1864 में किया था। श्री धरलू नायडू ने कहाँ पर किया था? चेन्नई में किया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चेन्नई में श्री धरलू नायडू ने वेद समाज की क्या किया था? स्थापना किया था। आगे देखते हैं हम लोग को थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है दोस्तों? थियोसॉफिकल सोसाइटी है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में ही हुआ था, मैडम ब्लावट्स्की और कर्नल आलकाट के द्वारा। किसके द्वारा? मैडम ब्लावट्स्की और कर्नल आलकाट के द्वारा किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावट्स्की और कर्नल आलकाट, ध्यान रखिएगा, मैडम ब्लावट्स्की और कर्नल आलकाट, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में किया गया था। तो 1875 में 4 गो स्थापना किया गया था। बताइए कौन कौन सा किया गया था? तो सबसे पहली बात देखिएगा, अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किया गया था, सर सैयद अहमद खान 1875 में किया गया था। उसके बाद इंडियन लीग 1875 में किया गया था, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। उसके बाद आर्य समाज को सबको पता होगा, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया ही था। फिर एक थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में ही हुआ था, मैडम ब्लावट्स्की और कर्नल आलकाट के द्वारा। किसके द्वारा? मैडम ब्लावट्स्की और कर्नल आलकाट के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन। अब आता है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किया गया था, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन 1876 में खोला गया था, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन सोसाइटी, इंडियन लीग और इंडियन एसोसिएशन में आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्या होना है? कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिए आगे एक बार फिर से दोहरा देते हैं। देखिए, इंडियन सोसाइटी 1872 में आनंद मोहन बोस, सोसाइटी में बताए थे आनंदित रहना है। और इंडियन लीग, लीग का हो जाएगा शिशिर कुमार घोष, है ना। तो शिशिर कुमार घोष क्या हो जाएगा? इंडियन लीग, है ना। लीग मतलब क्या होता है? लीग से लेग याद रखिएगा, पैर, पैर से हम लोग शिशिरते हैं, है ना, कभी कभी शिशिरते हैं ना पैर से। तो इंडियन लीग हो जाएगा शिशिर कुमार घोष 1875 में, याद रखिएगा, है ना। और इंडियन सोसाइटी 1872 में आनंद मोहन बोस, याद रखिएगा। सोसाइटी जब होगा, सोसाइटी आनंद मोहन बोस 1872 में लंदन में खोले थे, 1872 में। और इंडियन सोसाइटी आ गया, कौन सा आ गया? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यहाँ पे जो इंडियन सोसाइटी है, इन्होंने जो 1872 में आनंद मोहन बोस जो लंदन में खोले थे, तो वहाँ पे बहुत अच्छा चला था, ठीक। जिसके वजह से फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ मिलकर आनंद मोहन बोस ने 1876 में भी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया। किसकी स्थापना किया? एसोसिएशन की स्थापना किया। तो इंडियन एसोसिएशन में 2 व्यक्ति थे, आनंद मोहन बोस तो थे ही, साथ में साथ एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी आ गए थे। कौन आ गए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी आ गए थे, ध्यान रखिएगा। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस तो इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा। और सिर्फ इंडियन सोसाइटी बोले तो आनंद मोहन बोस कहाँ पे? लंदन में 1872 में, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं इंडियन यूनाइटेड इंडियन कमेटी। क्या है? यूनाइटेड इंडियन कमेटी का गठन किया गया था 1883 में। 1883 में किसके द्वारा दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा यूनाइटेड इंडियन कमेटी। यूनाइटेड इंडियन कमेटी मतलब कि इंडियन को क्या रहना चाहिए? कमेटी को हमेशा यूनाइटेड रहना चाहिए, एकता में रहना चाहिए।
तो एकता में रहने वाले कौन बोले थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। किसने बोले थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। यूनाइटेड इंडियन कमेटी, एक दो बार रिपीट करके देखिएगा ना वीडियो को, तो सुन के ही बस रिपीट करके दिमाग में बैठ जाएगा। तो यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1873 में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने खोला था। यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 में व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा खोला गया था। आगे देखते हैं, 1883 में तो सबको पता होगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने सबसे पहले 1883 में, फिर जस्ट 2 साल के बाद 1885 में ए.ओ. ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, 1883 में सबसे पहले सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या कर दिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1883 में ही कर दिया था, ठीक ना। 1885 में जो स्पेशल वाला हुआ था, ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। तो ध्यान में रखना है दोनों को। 1883 में कौन किए थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और 1883 में एक व्योमेश चंद्र बनर्जी है और सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो स्थापना किए थे वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, और जो यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना किए थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक। चलिए, दोनों 1883 में हुआ था। आगे देखते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में ही किया गया था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी ना, उसी समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की भी स्थापना हुई थी। फिरोज शाह मेहता, तेलंग तथा तैयब जी, तीनों कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे, तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, है ना। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो था, बॉम्बे में 3 व्यक्ति ने 1885 में इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था, खोला था। फिरोज शाह मेहता, तेलंग और तैयब जी। फिरोज शाह मेहता, तेलंग, तैयब जी। फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, तैयब। और सबसे पहली बात, बॉम्बे में मेहता लोग होते हैं ज़्यादातर, तो इसे याद करना है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एक कोई मेहता आएगा, उसके बाद तेलंग तैयब, तेलंग तैयब, तेलंग तैयब, है ना। फिरोज शाह मेहता, तेलंग तैयब, फिरोज शाह मेहता, तेलंग तैयब। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मेहता, तेलंग तैयब, मेहता, तेलंग तैयब, मेहता, तेलंग तैयब, है ना, 1885 में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, देव समाज है। और वेद समाज तो हम लोग देखे थे ऊपर में। वेद समाज का कौन था? वेद समाज का था हमारा श्री धरलू नायडू, जो चेन्नई में खोले थे। श्री धरलू नायडू, 1864 में हम लोग वेद समाज देखे थे। ये है देव समाज। क्या है दोस्तों? देव समाज। देव समाज लाहौर में इसका गठन किया गया था, पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, जो कि 1887 में। किसने? 1887 में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री 1887 में देव समाज की स्थापना कहाँ किए थे? लाहौर में किए थे। पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, ध्यान में रखिएगा। शिव और नारायण कौन है? देव है। देव है तो देव महादेव, तो देव समाज से याद कर लेना है। शिव जी आएंगे और शिव जी के साथ साथ नारायण जी भी आएंगे। शिव नारायण अग्निहोत्री एक ही नाम है ना, इसे याद करना है, शिव नारायण अग्निहोत्री। 1887 में इसका इम्पोर्टेंट यही है कि देव समाज की स्थापना कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था? लाहौर में हुआ था, 1887 में हुआ था। लाहौर में हुआ था, 1887 में हुआ था। वेलूर मठ का स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था 1887 में ही। देखिएगा दोस्तों, 1887 में भी हम लोग को 4 गो देखने को मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। 1887 में 4 गो संस्थापना हुआ था। कौन कौन सा? सबसे पहले तो देव समाज, शिव नारायण अग्निहोत्री हम लोग देख लिए थे, ठीक। 1887 में वेलूर मठ जो है स्वामी विवेकानंद ने किया था, तो व से वेलूर, व से विवेकानंद, याद कर लीजिएगा। 1887 में व से वेलूर और व से विवेकानंद। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। किसने किया था? महादेव गोविंद रनाडे ने इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में किया था। महादेव गोविंद रनाडे। 1887 में 4 गो कौन कौन सा देख लेते हम लोग, अभी 3 गो देखें। देव समाज, वेलूर मठ, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। चौथा देख रहे हैं भारत धर्म महामंडल। भारत धर्म महामंडल, इसकी स्थापना पंडित दीनदयालु शर्मा ने किया था 1887 में, ठीक ना। तो ये चारों को एक साथ अगर रिलेट करके पढ़िएगा तो याद रहेगा। पहला कौन था? देव समाज था। दूसरा कौन था? वेलूर मठ था। तीसरा इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। चौथा भारत धर्म महामंडल। ये चारों जो है 1887 में हुआ था। और जो है भारत धर्म महामंडल की स्थापना पंडित दीनदयालु शर्मा ने किया था। पंडित, देखिए, तो धर्म का बात सबसे ज़्यादा कौन बोलता है? पंडित जी लोग बोलते हैं ना। तो भारत धर्म महामंडल पंडित दीनदयालु शर्मा। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस महादेव गोविंद रनाडे। वेलूर मठ विवेकानंद याद ही हो गया, देव समाज भी याद हो गया। अब शिव नारायण अग्निहोत्री, चारों के चारों किस में? 1887 में, याद रख लेना है, 1887 में। अब आते हैं एक शारदा सदन देखते हैं दोस्तों। शारदा सदन क्या है? शारदा सदन 1889 में रमाबाई ने इसकी स्थापना किया था। शारदा सदन, है ना। तो रमाबाई, शारदा सदन का स्थापना किसने किया था? रमाबाई ने इसका क्या किया था? स्थापना किया था, है ना। शारदा सदन, शारदा एक फीमेल है, फीमेल जैसा नाम है, और रमाबाई भी कौन है? एक फीमेल है। तो इसे याद करने के लिए थोड़ा आसान है। शारदा सदन, रमाबाई। शारदा सदन की स्थापना रमाबाई ने 1889 में किया था। कब किया था? 89 में किया था, 1889 में किया था। शारदा सदन की स्थापना रमाबाई ने
89 में किया था, 1889 में किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन क्या है? रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था 1897 में। तो विवेकानंद ने, देखिए, बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1887 में किया था। तो उसके 10 साल के बाद 1897 में सोचे कि एक और मिशन की स्थापना करेंगे जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन। क्या था? तो रामकृष्ण मिशन तो सबको याद होगा कि स्वामी विवेकानंद ने किया था, है ना। और कब किया था? 1897 में। जस्ट 10 साल के आगे पीछे में बेलूर मठ और क्या था? रामकृष्ण मिशन था। बेलूर मठ विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। 1887, 1897, 1887, 1897, ध्यान रखिएगा। अभिनव भारत, देखिएगा दोस्तों, अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर, तो सबको याद होगा विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत संस्था की स्थापना किया था। कब किया था ये नहीं याद होगा, तो 1904 में किया था। अभिनव भारत संस्था जो है 1904 में, अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 में किया गया था। कब किया गया था? 1904 में किया गया था, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। किसके द्वारा? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा जो है अभिनव भारत संस्था की स्थापना किया गया था। अभिनव भारत संस्था की स्थापना किया गया था विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। आगे देखते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, है ना। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन, गोपाल, है ना, गोपाल और कृष्ण, गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा दोनों एक ही है ना। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया था। किसने कब किया था? 1905 में। कब किया था? 1905 में, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो देखिए, सर्वेंट्स मतलब कौन हो जाएगा? सर्वेंट्स मतलब कि हमारा हो गया, मान के चलिए, सेवा करने वाला। तो गोपाल कृष्ण जी क्या करते हैं? गौ को पालते हैं। गौ को पालते हैं मतलब उसकी सेवा करते हैं। कृष्ण जी किसको? गौ माने गाय को पालते हैं, उसकी सेवा करते हैं। सर्वेंट्स हो गया मतलब सेवा करना। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, कब? 1905 में। कब का बात है? 1905 में है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए, एक बार यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका है ना। अब यहाँ से हम लोग को तो अब आगे बढ़ना है, एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा आप लोग, पीछे जल्दी दोहराते चलिए। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान ने किया था। वेद समाज की स्थापना 1864 में ही देखने को मिला था, श्री धरलू नायडू चेन्नई में किए थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था? 1866 में किया था, ध्यान रखिएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में एमजी रनाडे के द्वारा किया गया था। एमजी रनाडे, पूना सार्वजनिक सभा, कब? 1867 में। 1867 में एक और है प्रार्थना समाज के संस्थापक थे 4, केशव चंद्र सेन के सहयोग से एमजी रनाडे, आत्माराम पांडुकर और देवेंद्रनाथ ठाकुर, ये चारों होते हैं। प्रार्थना समाज में कौन कौन से आ गए? केशव चंद्र सेन के सहयोग से एमजी रनाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्रनाथ ठाकुर। कौन? देवेंद्रनाथ ठाकुर। चलिए, इंडियन सोसाइटी 1872 में आनंद मोहन बोस, जो कि लंदन में हम लोग देखे थे। इंडियन सोसाइटी का क्या रहता था? सब आनंदित रहता था। आनंद मोहन बोस लंदन में 1872 में। सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले तो सबको याद होगा। सत्यशोधक समाज 1873 में, याद रखना है। 1873 में सनातन धर्म रक्षणी सभा का भी स्थापना किया गया था। तो 1873 में सत्यशोधक समाज और सनातन धर्म दोनों का दोनों, सनातन धर्म रक्षणी सभा कहाँ पर? कलकत्ता में। 1873 में, दोनों याद रख लेना है, ठीक है। और चलिए, अब हम लोग देखे थे 1875 में 4 तरह का देखे थे। कौन सा संस्था था? तो एक था अलिंगन मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसका सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था स्थापना 1875 में। इंडियन लीग भी 1875 में शिशिर कुमार घोष ने किया था। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में मैडम ब्लवाट्स्की, कर्नल अलकाट ने किया था। अब आते हैं इंडियन एसोसिएशन जो है 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। और वहीं हम लोग इंडियन सोसाइटी 1872 में जो आनंद मोहन बोस लंदन में जो किए थे अकेले। लेकिन जब 1876 आया तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ 1876 में क्या किया था? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था, ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड इंडियन कमेटी जो होता है, यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना 1883 में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। हम बताए थे यूनाइटेड रहेगा तो व्योमेश चंद्र बनर्जी बोलेंगे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रहेगा तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को क्या किए थे? स्थापना किए थे। सबसे पहले 1883 में, 2 साल पहले ही हो गया था 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। फिर जो एओ ह्यूम आया, उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया? 1885 में किया था, है ना। एओ ह्यूम ने 1885 में, तो सबको याद होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लेकिन 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बताए थे, मेहता तो होंगे, साथ में तैयब और तैयब जी होंगे, बताए थे ना। 1885 में ही, कब? 1885 में ही। और देव समाज हम लोग देखे थे। देव समाज जो लाहौर में किया गया था। देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री थे। वेलूर मठ के कौन थे? विवेकानंद थे। 1887 में हम लोग 4 को देखे थे। देव समाज, वेलूर मठ, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस।
तो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के थे महादेव गोविंद रानडे 1887 में। भारत धर्म महामंडल के थे 1887 में पंडित दीनदयालु। बोले थे धर्म से कौन चलता है, सबसे ज़्यादा पंडित जी चलते हैं, तो पंडित दीनदयालु शर्मा 1887 में। शारदा सदन रमाबाई बताए थे, फीमेल टू फीमेल रमाबाई है ना, शारदा सदन रमाबाई 1889 में। रामकृष्ण मिशन बताए थे विवेकानंद थे 1897 में। इसे 10 साल पहले बेलूर मठ किए थे 1887 में स्वामी विवेकानंद। उसके 10 साल के बाद रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। अभिनव भारत संस्था विनायक दामोदर सावरकर, सबको याद होगा कब, 1904 में। कब 1904 में अभिनव भारत संस्था 1904 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा खोला गया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। बताए थे सर्वेंट्स मतलब कौन, जो सेवा देगा, तो गोपाल गौ का पालने का सेवा कौन करते हैं, कृष्ण जी करते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले हमारे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो कब 1905 में। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया दोस्तों, मिलते हैं अब मिलते हैं क्या, चलिए देखते हैं अब हम लोग का जो नेक्स्ट सब्जेक्ट कहाँ से शुरू करना था, तो जल मंडल से शुरू करना था, ठीक ना। पेज नंबर आप लोग कहाँ से देखिएगा, 104, पेज नंबर 104 जो है ज्योग्राफी का जल मंडल हम लोग शुरू करते हैं। ज़्यादा ना है, थोड़ा थोड़ा करके सब सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे तो हम लोग बोर नहीं होंगे, है ना। तो जल मंडल शुरू करते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं दोस्तों, हम लोग संपूर्ण कितना, लगभग 71% मान लेते हैं जल मंडल का विस्तार है। क्या है, संपूर्ण मान लीजिए ये पृथ्वी हो गया, इसका जो है 3/4 मतलब 4 में 3 हिस्सा, ये हमारा हो गया 3 और ये हो गया 1, तो 3 और 1 टोटल 4 हुआ ना, तो 4 में 3 हिस्सा जो है लगभग 71% क्या है, जल मंडल का विस्तार है, मतलब जल फैला हुआ है सब में, ठीक ना। अब वही देखिए आगे कहता है उत्तरी गोलार्ध का 60.7% लगभग में 60% जो है उत्तरी गोलार्ध का। दक्षिणी गोलार्ध का 80% भाग जो है महासागरों से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है, महासागर से। ये जो है हमारा हो गया, इधर हम लोग देखते हैं ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हमारा पृथ्वी का। तो जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध का 60% जो है वो, और दक्षिणी गोलार्ध का 80% भाग महासागर से ढका हुआ है। तो इसका 60% हम देखेंगे तो इतना हम लोग का 60% हम लोग का क्या है, महासागर है, ठीक ना। बस हम ये इस रेशियो में बता रहे हैं, वैसे तो आप लोग जानते ही हैं महाद्वीप महासागर कहाँ पे कौन सा है। और जो 80% जो है, लगभग में 80% जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, महासागर है। प्रशांत महासागर ज़्यादातर इसी में आता है। तो ये बस हम रेशियो आपको दिखाना चाह रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का देखा जाए तो 97.5% लगभग 97.5% जल वो महासागर में ही है। कहाँ है, महासागर में है। बाकी का 3.5% हो गया हमारा भौम जल, जो भूमि के अंदर है ना। नदी भी इतना बड़ा नदी है हमारे देश में, तो नदी है, और जो है ये सब हमारा जो है 3.5% में ही आता है। तो समझ लीजिए 97.5% में तो खाली महासागरों का जल है ना, इतना बड़ा है। और आगे देखते हैं हम लोग खारा, जो खारा है, ठीक ना। ये जो है 97.5% हम लोग जानते हैं समुद्र का पानी खारा होता है, तो सारा क्या है, खारा है। 3.5% जो है वो पीने लायक हो सकता है। जैसे में नदी का पानी, वो भी हम लोग भले गंदा होता है लेकिन पी सकते हैं। बारिश का पानी हो गया सारा, तालाब पोखरा, जब नदी नाला जो है सब पीने का पानी ही बोल सकते हैं हम लोग। जो खारा नहीं होता उसको हम लोग पीने का पानी बोलते हैं, भले वो गंदा हो चाहे ना हो। चलिए आगे देखते हैं। जल राशि का मात्र 2.7% भाग ही अलवण जल या फिर मीठा जल है, जैसा कि हम अभी देख रहे थे। इसका जो 70% भाग है बर्फ़ का चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। ये जो है 2.7% भाग का 70% भाग, समझ रहे हैं ना। अब उसका भी जो है 2.7% जो बचा है पीने वाला पानी, जो बिना नमक वाला हो, उसका जो 70% भाग है वो तो बर्फ़ है। कितना है, बर्फ़ है 70% भाग। मात्र उसमें से अब हम लोग 30%, समझिए कि 1% भी नहीं हुआ ठीक से, 1% लगभग हम लोग क्या है, तो नदी नाला में देखने को मिलता है। तो जो 70% बर्फ़ चादर से हिमानी के रूप में, मतलब अंटार्कटिका जो है नीचे हम लोग का अंटार्कटिका महाद्वीप, वो सब हो गया। ग्रीनलैंड ऊपर हम लोग देखे हैं, आर्कटिक ग्रीनलैंड है, पर्वतीय प्रदेश में क्या है, इसे बर्फ़ के चादरों से ढका हुआ है। तो समझिए कि मात्र हम लोग 1% से भी कम जो है वो हम लोग पीने वाला पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें नदी नाला भी आता है, ठीक ना, तालाब पोखर ये सब आता है। और जो है भौम जल जो होता है, जो नीचे से निकाला जाता है पृथ्वी के अंदर से, उसको बोलते हैं भौम जल। तो वो सब हमारे मात्र 1% में ही आता है। समझिए इतना कम है पानी, है ना, इसलिए बोला जाता है पानी बचाओ। आगे देखते हैं दोस्तों। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य के पहुंच के बाहर है। अपनी स्थिति के कारण ये क्या है, मनुष्य के पहुंच के बाहर है। केवल जो है, केवल यहाँ पे देखिए लिख रहा है ना, केवल 1% लवण जल जो है वो उपलब्ध है।
जो मानव उपयोग के लिए अपना उपयुक्त या फिर भौम जल, देखिए लिख दिया, नदियाँ, झीलों और पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में ये पाया जाता है। मात्र 1%, उससे भी थोड़ा कम ही होगा, लगभग में 1% लेते हैं। धरातल, धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग जो है वो महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। जो धरातल पे पानी मान के चलिए 1% जो आ रहा है, गिर रहा है कहीं से भी, उसका जो है लगभग 59% क्या हो जाता है, वाष्प के द्वारा उड़ जाता है, फिर वो जहाँ चल जाता है तो वाष्पीकृत होकर महासागरों में ही चल जाता है फिर वापस, है ना। तो समझिए कि कितना 0.5% हम लोग इस्तेमाल करते हैं। शेष भाग धरातल पर बहता है और कुछ भूमि में रिस जाता है जो सोख लिया जाता है, और कुछ भाग जो है हिम नदी मतलब नदी के रूप में बहता है। समझिए कि 0.5% जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, नदी से हो गया या फिर भौम जल का, बाकी को तो उड़ ही जाता है जो गिरता है बारिश के दौरान। महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से हैं, तो एक तो है तापमान और एक है लवणता। ये जो है इसके गुण है, महासागरीय जल के 2 गुण हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। जलमंडल, जलमंडल जो है, जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं हो उसको बोलेंगे महासागर। कोई निश्चित सीमा नहीं, इतना बड़ा बड़ा सीमा है, ओशियन आपको पता ही होगा। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 4 महानगरों में विभाजित किया था। भूगोलविद मतलब वही भूगोल वैज्ञानिक, जिन्होंने पृथ्वी को महासागरीय भाग को कितना में 4 महानगरों में विभाजित किया था। कितना में, जो महासागरीय भाग होते हैं उनको 4 महानगरों में विभाजित किया है। आइए देखते हैं। तो उनके नाम है, पहला है प्रशांत। क्या नाम है दोस्तों, पहला है प्रशांत, अटलांटिक, हिंद एवं आर्कटिक। सबसे बड़ा महासागर हमारा प्रशांत महासागर ही है ना। तो प्रशांत हो गया, अटलांटिक हो गया, हिंद और आर्कटिक हो गया। ये 4 गो बड़ा बड़ा महानगर है। वैसे तो देखा जाए तो 4 गो, 7 गो, वैसे तो देखा जाए तो 5 महासागर है, और बड़ा बड़ा में हम खुद कौन कौन सा लेते हैं हम लोग, तो 4 गो लेते हैं। हमें अंटार्कटिक को नहीं लिया है। किसको नहीं लिया है, अंटार्कटिक को नहीं लिया है। आगे देखते हैं। महासागरों का जो औसत गहराई होता है वो 38, एवरेज गहराई लिया जाए तो एवरेज गहराई 3800 मीटर होता है। स्थल की औसत ऊंचाई ये 840 मीटर होती है। वहीं स्थल की औसत ऊंचाई कितनी होती है, स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की जो गहराई है इसको उच्च तामितीय वक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उच्च तामितीय। मतलब मान के चलिए स्थल की ऊंचाई है 840 और जो है महासागर की गहराई है 3800, ठीक ना। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना टोटल डिस्टेंस मिलेगा हम लोगों को, 8 8 16, तो हम लोग का 4640 हम लोग का टोटल मिल जाएगा। टोटल इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, तो उच्च तामितीय वक्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइप्सोग्राफिक मेट्रिक। क्या बोलेंगे, हाइप्सोग्राफिक या फिर मेट्रिक द्वारा इसको हम लोग बताते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उच्च तामितीय वक्र बोलेंगे, ठीक ना, ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, वक्र देख चुके हैं, समुद्र देखना है, सॉरी फॉर दैट, समुद्र देखना है। समुद्र जलमंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरह जल से घिरा हो और एक तरफ महासागरों से मिला हो, समुद्र कहलाता है। जाहिर सी बात है, जलमंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। मान के चलिए ये हमारा हो गया, मान के चलिए ये कोई स्थल हो गया, ठीक, हमारा भारत ही ले लीजिए, नीचे का जो क्षेत्र है दक्षिण का, और ये हमारा क्या हो गया, तीनों तरफ से क्या घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, समुद्र कहलाएगा। जाहिर सी बात है, इसमें कोनो बड़ा चीज़ ना है। तो खाड़ी, खाड़ी क्या होता है दोस्तों, देखिएगा, समुद्र का स्थलीय भाग वे में प्रवेश कर जाने पर, मान लीजिए ये समुद्र है, ये हमारा जो है, ये मान के चलिए हमारा क्या है, तो ये हमारा जैसे ऐसे लग रहा है ना कि ये हमारा क्या है, तो गुजरात है, गुजरात जैसा लग रहा है ना। तो यही कह रहा है कि समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश करने पर, ये समुद्र हम लोग यहाँ पे जो है अरब सागर जो है क्या प्रवेश कर गया है, मान के चलिए स्थलीय भाग में कर रहा है ना। तो समुद्र का जो स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं, ठीक ना, समझ में आया ना। तो यही हमारा क्या कहलाता है, खाड़ी कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जो समुद्र जो स्थलीय भाग में क्या होता है, प्रवेश कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, इसका मतलब क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं खाड़ी कहते हैं। और बे, देखिएगा बे क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसका 2 किनारा स्थल से घिरा होता है, 2 किनारा, ठीक ना। कोई भी चीज़ हो गया, मान के चलिए ये हमारा हो गया स्थल हो गया, इसका जो 2 किनारा है, इधर का या फिर इधर का, फिर इधर का या फिर इधर का, कोई भी 2 किनारा जो है स्थल से घिरा रहता है, टापुओं का समूह होता है, उसी को हम लोग दूसरी तरफ से क्या कहते हैं, तो मुहाना समुद्र से मिला होता है। तो इसका 2 किनारा स्थल से घिरा होता है, एक तरफ टापुओं का समूह होता है और दूसरी तरफ मुहाना समुद्र से मिला होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, बे। आप लोगों ने बे ऑफ बंगाल का नाम सुना होगा, है ना। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ तक तो हम समझ गए कि समुद्र का क्या कहते हैं, कि वह बड़ा भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसको बोलते हैं समुद्र। और खाड़ी किसको बोलते हैं, तो स्थलीय भाग जो प्रवेश कर जाता है, स्थलीय में जो समुद्र का भाग जो प्रवेश कर जाता है उसको बोलते हैं खाड़ी।
और बे किसे बोलते हैं, जो दो दो किनारा जो स्थल से लगा होता है समुद्र का, उसको बोलते हैं हम लोग खाड़ी। क्या बोलते हैं, दूसरी तरफ का मुहाना समुद्र से मिला हो और दो किनारा स्थल से घिरा होता है, ठीक ना। इस दो किनारा जो है स्थल से घिरा होता है और एक तरफ टापुओं का समूह होता है और दूसरी तरफ मुहाना होता है समुद्र का, तो उसको बोलते हैं बे कहते हैं, ठीक। अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं विश्व के 10 सबसे बड़े तटीय सीमा वाले देश, ठीक ना। विश्व के 10 सबसे बड़े तटीय सीमा वाले देश, तो सबसे पहले तट देखते हैं कनाडा का है दोस्तों। किसका है, कनाडा का है। कनाडा का जो है 20,280 किलोमीटर है। कितना है, 20,280 किलोमीटर है, ठीक ना, इसका लंबाई। तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो कनाडा का है, सबसे ज़्यादा किसका है, कनाडा का है, ठीक ना। आगे देखते हैं नॉर्वे का। नॉर्वे कितना है, 58,133 है। कितना है, 58,000, सॉरी दोस्तों ये 2,02,000 है। कितना है, 2,02,000 है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2,02,000 है। कनाडा कितना है, 2,02,000 है। और नॉर्वे का कितना है, नॉर्वे का है 58,133। तो सबसे ज़्यादा कनाडा का है, 2,02,000 है लंबाई। किसका है, तटीय सीमा। तटीय सीमा जो बोलते हैं, आप लोगों को पता है ना, तटीय सीमा जो हमारा, मान के चलिए यहाँ से शुरुआत हुआ और ये हमारा तट घूमते 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 फिर यहाँ पे आ गया, तो टोटल ये तटीय सीमा कितना हो गया, 2,02,000 है। किसका, कनाडा का है। कनाडा का इतना क्यों है, कनाडा में बहुत सारा आपको द्वीप देखने को मिलता है। ऐसे ऐसे कनाडा में ढेर सारा द्वीप बना हुआ है, तो सबको अगर जोड़ा जाए, एक एक करके सबको जोड़ा जाए, तो ढेर सारा ऐसे 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 कनाडा घुमा हुआ है, समझ में आ रहा है ना। तो इसको इसीलिए उसका जो है सीमा ज़्यादा हो गया। किसका सीमा ज़्यादा हो गया, कनाडा का, समझ में आ रहा है ना। तो 2,02,080 इसका क्या है, किलोमीटर लंबाई है इसका, क्या है, तो तटीय सीमा है। उसके बाद नॉर्वे का देखते हैं, 58 है, 58,133 किलोमीटर इसका क्या है, किसका है, नॉर्वे का है। तो दो बड़े बड़े याद रख लीजिएगा, 2 या 3 बड़े बड़े याद रख लीजिए, कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया। कनाडा का है, नॉर्वे का है, इंडोनेशिया का है। और रूस का भी ध्यान में रखिएगा, रूस का भी जरूरी है। 4 को याद रख लीजिएगा, कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया और रूस, है ना। कनाडा का कितना हो गया, 2,02,080। नॉर्वे का कितना हो गया, 58,133। और इंडोनेशिया का 54,732 और रूस का 37,653। रूस देखने में इतना बड़ा लगता है, लेकिन उसका 37,000 चौथा नंबर पे आता है उसका तटीय सीमा। कितना नंबर पे आता है, चौथा नंबर पे आता है, क्योंकि इधर से तो उसका स्थल है, ऊपर से मात्र जो है वो भी वही क्या है, उसका तटीय सीमा कहलाएगा। तो आगे देखते हैं, सबसे ज़्यादा कनाडा का हो गया, नॉर्वे, इंडोनेशिया, रूस। कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया, रूस। कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया, रूस। 2,02,000, 58, 54 और 37। 58, 54, 37। नॉर्वे का 58, इंडोनेशिया का 54 और रूस का 37। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये सब भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चीन का सबसे कम है, 14,500 है मात्र। नोट में देखिएगा यहाँ पे क्या लिख रहा है, 7,500 किलोमीटर तटीय रेखा लंबाई के साथ भारत विश्व के 16वें स्थान पर आता है। 11वें नंबर पे तो चाइना आ गया, और भारत का कितना है, अपना भारत का तो जरूरी है ना याद करना। तो भारत का है 7,500 किलोमीटर तट का सीमा है, आप लोगों को पता होगा। और यह विश्व के कितना नंबर पे आता है, तो 16 नंबर पे आता है। कितना नंबर पे आता है इसका लंबाई तट रेखा में, 16 नंबर पे आता है। भारत की जो है भारत की तट सीमा रेखा कितना है, 16 नंबर पे आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। सामान्य महासागरीय नितल को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा जाता है। सामान्यतः जो है महासागरीय नितल को 4 प्रमुख बांटा जाता है। पहला है महाद्वीपीय मग्न तट। क्या लिखा हुआ है, महाद्वीपीय मग्न तट, है ना। ये महाद्वीपीय मग्न तट क्या है, चलिए देखते हैं। तो महाद्वीपों के समुद्र में डूबे हुए भाग को महाद्वीप का मग्न तट कहा जाता है। जो महाद्वीप है, ठीक ना, महाद्वीपों के कहाँ, समुद्र में जो डूबे हुए भाग हो गए, क्या है, समुद्र में जो डूब चुके हैं, उसको बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। क्या हो गया है, मग्न, जलमग्न नहीं होता है, जलमग्न हो गया है, तो वही मग्न हो गया है। महाद्वीपीय का जो समुद्र में डूबा हुआ भाग होता है, जो महाद्वीप जो है डूब गया है, मग्न, जलमग्न हो गया, उसी को बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न तट, ठीक है। इसकी अधिकतम गहराई सामान्यतः 200 मीटर तथा सामान्यतः ढालान होता है 1 डिग्री का होता है। 1 डिग्री का ढालान होता है इसका, ठीक ना। और इसका जो अधिकतम गहराई कितना होता है, सामान्यतः 200 मीटर का होता है। गहराई कितना, लगभग 200 मीटर का होता है। यह महासागरों के कुल क्षेत्रफल के 7.5% भाग पर फैला हुआ है। जितना भी महासागर है उसके क्षेत्रफल का 7.5% भाग पर फैला हुआ है, जो क्या हुआ है, डूब चुका है, महाद्वीपीय में महाद्वीपीय मग्न हो चुका है, जलमग्न हो चुका है महाद्वीप। वैसा जो क्षेत्र जो जलमग्न हो चुका है उसी को बोलेंगे महाद्वीपीय मग्न तट, जो कि 1 डिग्री पर ढला हुआ है, ठीक ना। मान के चलिए ये हमारा कोई द्वीप है, इसके अगल बगल का जो है ढलान वाला क्षेत्र हो गया ये, और ये सारा का सारा क्या हो गया, तो ये सारा का सारा जो है डूबा हुआ है, ये सारा का सारा डूबा हुआ है, तो ठीक ना। तो जो ये डूबा हुआ है यही 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री पर झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है, 1 डिग्री पर झुका हुआ है, और ये 7.5% भाग पर फैला हुआ है। ध्यान में रखिए कितना पे, 7.5% भाग पे फैला हुआ है। आगे देखते हैं, यह महासागरों के कुल कितना हो गया, और लगभग इसी समुद्री खाद्य पदार्थ महाद्वीपीय मग्न तट पर ही पाए जाते हैं।
लगभग जितना भी समुद्री खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ इसी महाद्वीपीय मग्न तट पर ही पाए जाते हैं। ये मत्स्य आखेट के लिए पर बहुत ज़रूरी है, प्रमुख है। मत्स्य आखेट मतलब मछली पालन नहीं बोल रहे, मछली मारने के लिए, मछली मार के बेचने के लिए, मत्स्य आखेट करने के लिए बहुत जगह बढ़िया जो होता है। 1 डिग्री पर तो होता ही है, मात्र 200 मीटर गहराई पर, है ना। अनुमान है कि विश्व के कुल खनिज तेल तथा गैस का उत्पादन 20% भाग महाद्वीपीय मग्न तट से ही प्राप्त होता है। अनुमान लगाया गया है कि विश्व में जितना भी खनिज तेल निकलता है यहीं से निकलता है, ठीक ना। जो 20% है महाद्वीपीय मग्न तट से ही प्राप्त होता है। पूरा विश्व का खनिज तेल का 20% हिस्सा यहीं महाद्वीपीय मग्न तट से ही प्राप्त होता है। अब आते हैं महाद्वीपीय ढाल क्या होता है दोस्तों। महाद्वीपीय ढाल, ठीक ना। तो तीव्र ढाल वाले भाग को महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। जो तेज ढाल रहेगा महाद्वीप का उसी को बोलते हैं महाद्वीपीय ढाल। और इसकी ढाल समझिए, वो तो 1 डिग्री था तो इतना ढलान था, और जो है इसकी ढाल 200 से 5 डिग्री का होता है। जो तेज़ ढाल रहता है एकदम 2 से 5 डिग्री का ढलान वाला को ज़्यादा बोलेंगे, तेज़ ढाल वाला बोलेंगे। इसकी गहराई भी 200 मीटर से ही, अच्छा देखिए इसका गहराई जो है 200 मीटर से लेके 3660 मीटर तक होती है। कितना? 200 मीटर से लेके 3660 मीटर तक होती है, ध्यान रखिएगा। वो तो मात्र सिर्फ 200 मीटर तक था, है ना, मग्न तट। लेकिन जो है महाद्वीपीय ढाल वाला जो है सबसे पहले 2 से 5 डिग्री तक है इसका ढलान, और ये 200 से 5 3660 मीटर तक क्या है, ये तो गहरा है। इस महाद्वीपों का जो अंतिम सीमा देखा जाए तो इसे महाद्वीपों का अंतिम सीमा भी कहा जाता है। ये अंतिम सीमा हो गया, इसके बाद क्या हो गया, महाद्वीपीय नहीं होता है। तो अंतिम सीमा इसी को बोलते हैं महाद्वीपीय ढाल। जो है महाद्वीपीय ढाल का महासागरों के लगभग 6.5% भाग में फैला हुआ है। जितना भी महासागर है वो, उसका महाद्वीपीय ढाल कितना फैला हुआ है, 6.5% पे फैला हुआ है। मग्न तट कितना पे देखे थे हम लोग, यहाँ पे 7.5% पे मग्न तट फैला हुआ था। तो 7.5 पे मग्न तट है और 6.5 पे महाद्वीपीय ढाल है, और अंतिम ढाल यही है ना। अंतिम तट यही है, तीव्र ढाल वाला 2 से 5 डिग्री तक इसका ढाल है ना। अब देखते हैं महाद्वीपीय उत्थान क्या होता है दोस्तों। महाद्वीपीय उत्थान के बारे में देखते हैं। तो यह बहुत ही मंद ढाल वाला क्षेत्र है, ठीक है, मंद ढाल वाला क्षेत्र है, जिसकी ढाल प्रवणता 0.5 से लेकर 0.1 तक होता है, जो चूँकि बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, मंद लिखा है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, मंद लिखा है। तो 0.5 से लेकर 0.1, तो एवरेज में हमारा हो गया मग्न तट जो को 1 हो गया। ज़्यादा में कौन हो गया, तो महाद्वीपीय ढाल हो गया 2 से 5 डिग्री हो गया। और कम में हो गया जो मंद है, मंद मतलब होता है कम, मंद धीरे धीरे, तो 0.5 से 0.1 डिग्री तक होता है महाद्वीपीय उत्थान। ये क्या होता है, कम होता है। उत्थान मतलब उठा हुआ है, थोड़ा सा उठा हुआ है ना। तो इसका सामान्य उच्चावच भी कम होता है, उच्चावच भी इसका क्या होता है, कम होता है। अधिक गहराई पर यह लगभग समतल होकर नीतल मैदान में विलीन हो जाता है। अधिक गहराई पर क्या हो जाएगा, लगभग एक बराबर समतल हो जाता है और नीतल मैदान में वो जाके विलीन हो जाता है। ऊपर उठ के मैदान में क्या हो जाता है, महाद्वीपीय मैदान में वो विलीन हो जाता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं थोड़ा नीतल मैदान क्या होता है, इसके बारे में भी समझते हैं। तो यह एक विस्तृत समतल क्षेत्र होता है जिसकी ढाल 1 डिग्री से लेके 1 डिग्री से कम होता है। 1 डिग्री से क्या होता है, जब भी होगा तो 1 डिग्री से कम ही होगा, है ना। महासागरों की तली का लगभग 40% भाग इन्हीं मैदानों से घिरा हुआ है। जो महासागर है ना, महासागर, तो उनकी जो तली है, तली महासागर की तली, उस तली से लेके लगभग 40% भाग देखा जाए तो मैदानों से ही घिरा हुआ है। 40% क्या है, मैदान ही है। और इसकी गहराई 3000 से लेकर 6000 मीटर तक होती है। कितना होती है, इसकी गहराई 3000 से लेकर 6000 मीटर तक होती है नीतल मैदान की, है ना। और ये महासागरों की तली का लगभग 40% भाग इन्हीं मैदानों से घिरा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। और 1 डिग्री से क्या है, ये 1 डिग्री से कम फैला हुआ है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। महासागरीय जल का तापमान क्या देखते हैं, महासागरीय जल का तापमान। सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। कितना से कितना, 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक। याद रखिएगा किसका तापमान बोल रहा है, तो महासागरीय जल का तापमान होता है 5 डिग्री सेल्सियस। कितना भी ठंडा होगा तो 5 डिग्री सेल्सियस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म भी होगा तो 33 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म नहीं होगा, है ना। सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान देखिए, ऐसा देखा जाए तो 37 डिग्री, है ना, 37 डिग्री सेल्सियस तो हमारा ही टेम्परेचर होता है। इससे कम ही है इसका, बताइए 33 डिग्री तक सेल्सियस है इसका। आगे देखते हैं महासागरीय जल। महासागरीय जल का तापमान भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा आप लोग देखे हैं, भूमध्य रेखा, इस पर अधिकतम तथा ध्रुव पर न्यूनतम होता है। ये हमारा जो है पृथ्वी हो गया, इस पर बीच में जो 0 डिग्री है इसी पर भूमध्य रेखा बोलेंगे। तो महासागरीय जल का जो तापमान रहता है वो भूमध्य रेखा पर ज़्यादा रहेगा। जाहिर सी बात आप लोग पढ़े होंगे कि सूरज का गर्मी इतने दूर में ज़्यादा पड़ता है भूमध्य रेखा के आसपास, है ना, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में, और जो है अधिकतम होता है भूमध्य रेखा पर। और जो है ध्रुवों पर जो होता है बहुत कम होता है। यहाँ पे ऊपर नीचे ध्रुव जो हो गया, ऊपर उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव, इधर क्या होता है, इतना दूर में सारा का सारा क्या होता है, कम होता है, जाहिर सी बात है।
अब आगे देखते हैं महासागरीय जल। महासागरीय जल की सतह का जो औसतन होता है, औसत दैनिक तापांतर देखा जाए तो महासागरीय जल का वो लगभग 1 डिग्री सेल्सियस होता है। औसत दैनिक तापांतर माने दिन में और दिन में का ताप में अंतर। दैनिक तापांतर माने दिन और रात में जो ताप में अंतर होता है, कितना डिग्री का लगभग में होता है औसतन, तो 1 डिग्री सेल्सियस में ज़्यादा कम बेस नहीं होता है। 1 डिग्री सेल्सियस का ही क्या होता है, अंतर पाया जाता है, दैनिक तापांतर। ठीक ना, ध्यान रखिएगा दिन और रात में। महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम जो है अगस्त में एवं न्यूनतम वार्षिक तापक्रम फरवरी में अंकित किया गया है। ठीक ना, महासागरीय जो जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम, महासागर का जो जल है, महासागर का जल सबसे हाई टेम्परेचर जो है वार्षिक तापक्रम देखा जाए तो वो अगस्त में देखा गया है। कब देखा गया है? अगस्त में। और वहीं न्यून टेम्परेचर देखा गया है वार्षिक टेम्परेचर साल में, तो कब देखा गया है? फरवरी में देखा गया। जाहिर सी बात है, फरवरी में ठंडी पड़ता है हम लोग के यहाँ भी, तो वार्षिक टेम्परेचर कम देखा गया है फरवरी में, और अगस्त में देखा गया है वार्षिक टेम्परेचर ज़्यादा देखा गया है। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, जून मत मार दीजिएगा, अगस्त में उच्चतम टेम्परेचर। हम लोग तो मान के चलिए तो कर्क रेखा में न रहते हैं, लेकिन वो विषुवत रेखा को सबको लेके चला है ना, एवरेज सबको लेके चला है। चलिए आगे देखते हैं। आकार में देखा जाए तो अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर का अपेक्षा अधिक होता है। आकार में अगर देखा जाए तो आकार में जो अंतर के कारण होता है, अटलांटिक महासागर हमारा हो गया इस आकार का जो अटलांटिक महासागर है ऐसे करके, और वार्षिक ताप में अंतर जो होता है वो प्रशांत महासागर की अपेक्षा कहाँ होता है? अधिक होता है। क्यों? आकार के कारण। ठीक ना, तो आकार ही ऐसा है इसका। ठीक ना, एक ऐसा टाइप का आकार बना हुआ अटलांटिक का है। और वहीं हम लोग देखते हैं प्रशांत महासागर का एक ही जगह थोपा पे है, इधर भी है इधर भी है, एक ही जगह पे। तो प्रशांत महासागर के आकार का और अटलांटिक महासागर के आकार के कारण जो है अटलांटिक महासागर का क्या हो जाता है? तापमान अधिक देखने को मिल जाता है। किससे? प्रशांत महासागर से। ठीक ना। दक्षिण गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में ताप में अंतर अधिक देखने को मिलता है। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जो होता है ज़्यादा हम लोग को क्या मिलता है, तो ज़मीन मतलब कि स्थल मिलता है नीचे की अपेक्षा। इसीलिए हम लोग ऊपर पड़े थे ना, 80% नीचे था दक्षिणी गोलार्ध में, और 67% ऊपर था। हम लोग पढ़े थे सब शुरू में कि क्या था, ऊपर स्थल था ज़्यादातर मात्रा में। ऊपर क्या है? स्थल है। ज़्यादातर पानी किधर है, मतलब कि जल कब कहाँ है, तो 80% जल है हमारा महासागर में, वो कहाँ है? तो दक्षिणी गोलार्ध में है। यही इसी के कारण क्या होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है, ताप में अंतर अधिक होता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय मग्न तट आर्कटिक महासागर का साइबेरियन मग्न तट है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय वाला मग्न तट हम लोग क्या देखे थे, अभी देखे थे ना, जो जल मग्न हो जाता है 1 डिग्री जो झुका रहता है, तो वही बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय मग्न तट है जो, वो आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर कहाँ है? ऊपर वाला हिस्सा आप लोग जानते होंगे, आर्कटिक महासागर, और नीचे सबसे ज़्यादा नीचे अंटार्कटिक महासागर। तो उत्तरी में है आर्कटिक महासागर, सबसे दक्षिण में है अंटार्कटिक महासागर, ये तो पता ही होगा। तो उसी का जो साइबेरियन मग्न तट है, क्या नाम है उसका? सबसे बड़ा महाद्वीपीय मग्न तट का नाम क्या है? आर्कटिक महासागर का साइबेरियन मग्न तट। क्या नाम है? साइबेरियन मग्न तट। ध्यान रखिए, क्या नाम है? साइबेरियन मग्न तट। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण गर्त। देखिए गर्त में दिया है सबसे पहले तो मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में, आप सबको पता होगा, जो कि 11,022 मीटर है। कहाँ है? 11,022 मीटर है। गूगल पे दिखाता है 11,032 मीटर, तो आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिएगा। दोनों भी ऑप्शन आएगा, तो 32 पहले प्रेफरेंस में, उसके बाद 22 है ना। वैसे सोल्यूशन में 22 दिया हुआ है, तो 22 पे ध्यान रखना है। मेरियाना गर्त जो है वो 11,022 मीटर है, प्रशांत महासागर में स्थित है। जाहिर सी बात है, यह आसान यह क्वेश्चन आता है। टोंगा को देखिएगा, टोंगा जो गर्त है, टोंगा गर्त ये कहाँ है? तो ये भी हमारा प्रशांत महासागर में है, लेकिन ये मेरियाना गर्त से थोड़ा सा कम है। कितना है? 9,000 है। कितना है? 9,000 मीटर है। तो टोंगा जो है, टोंगा ये 9,000 मीटर है, ये भी प्रशांत महासागर में है। और एक और है प्रशांत महासागर में जो कि जो है टोंगा से ज़्यादा है, लेकिन मेरियाना से क्या है? कम है। उसका नाम है क्या? मिंडनाओ नाम है। ये है 10,500। कितना है? 10,500 मीटर। ये भी प्रशांत महासागर में है। तो जो सबसे बड़े हम लोग को जो देखने को मिल गया गर्त माने गहराई वाला हिस्सा, तो किस में देखने को मिल गया? प्रशांत महासागर में ही देखने को मिल गया। आगे देखते हैं मेरियाना जो है 11,022 मीटर का है। अब दूसरे नंबर पे आया, उसके बाद मिंडनाओ है 10,500। कितना है मिंडनाओ? 10,500। और 9,000 कौन था? टोंगा था। तीनों के तीनों किस में थे? तो तीनों के तीनों प्रशांत महासागर में ही देखने को मिले थे। ठीक है, आगे देखते हैं प्यूरिटो रिको। क्या है? प्यूरिटो रिको जो है वो अटलांटिक महासागर में है। कहाँ पे है?
अटलांटिक महासागर में है, पश्चिमी द्वीप समूह में, पश्चिमी जो द्वीप समूह है अटलांटिक महासागर का पश्चिमी द्वीप समूह, उसी में है प्यूरिटो रिको। तो ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर में तो मेरियाना, टोंगा और कौन सा देखे थे, मिंडनाओ देखे थे, और प्यूरिटो रिको कहाँ था, अटलांटिक महासागर में था। कहाँ था, अटलांटिक महासागर में था, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, तो रोम से है, बताइए रोम से जो है किस इस मतलब कहाँ पे है, किस महासागर में, तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। कहाँ पे है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। रोम से, रोम से, रोम से, रोम से, राम से, रोम से मत याद करिए, राम से याद करिए। राम से दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। और अटलांटिक महासागर में पश्चिमी द्वीप समूह में जो देखे थे वो प्यूरिटो रिको था, जो कि 8392 था, सबसे ज़्यादा वाला है, ठीक ना, किसमें, अटलांटिक महासागर में। और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में देखा जाए नीचे वाला हिस्सा में, ये हमारा तो अटलांटिक हो गया, तो इसका जो पश्चिमी द्वीप समूह है, पश्चिमी अटलांटिक महासागर के जो है पश्चिमी द्वीप समूह, ये पश्चिम हो गया, पश्चिमी द्वीप समूह में हमारा प्यूरिटो रिको है। और वही दक्षिणी में देखा जाए नीचे साइड में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में कौन है, रोम से है। कौन है, रोम से है, दक्षिण में रोम से है। सुंडा गर्त आपको पता होगा, हमारा जो है हिंद महासागर में है सुंडा गर्त, जो कि जावा द्वीप में है। कहाँ है सुंडा गर्त, जावा द्वीप में है। सुंडा गर्त का अगर मीटर पूछ दे, इसको ध्यान रखिएगा, किसी को ध्यान रखिए चाहे मत रखिए, सुंडा गर्त का गहराई को ध्यान रखिएगा, 8152 मीटर है। कितना है, 8152, 8152, 8152, 8152, 8152, 8152 है ना। तो सुंडा गर्त कितना है, 8152 मीटर है, पूर्वी हिंद महासागर जावा द्वीप में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में लगभग 57 गर्तों का खोजा गया, अभी तक 57 गर्त खोज चुका गया है, जिनमें से 32 गो तो खुद प्रशांत महासागर में है, 19 गो अटलांटिक महासागर में और 6 गो हमारा हिंद महासागर में है, ठीक ना। इसमें से सुंडा गर्त कितना था, 8152 मीटर था। चलिए जावा द्वीप पर है, कहाँ पे, जावा द्वीप पे सुंडा गर्त, याद रखिएगा। गाइऑट, ये गाइऑट क्या है दोस्तों, सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों का गाइऑट कहते हैं। जो सपाट होता है, क्या होता है, ऐसा सपाट होता है, तो सपाट शीर्ष वाला समुद्री पर्वत जो होता है, सपाट चपटा, उसको बोलते हैं गाइऑट। क्या बोलते हैं, गाइऑट बोलते हैं। सपाट वाला जो होता है चपटा होता है, ऐसे करके चपटा होता है, ठीक ना। तो सपाट शीर्ष वाला जो समुद्री पर्वत होता है उसको बोलते हैं गाइऑट। क्या होता है, आप लोग देखे होंगे बड़ा बड़ा समुद्र में ऐसा ऐसा पहाड़ देखने को मिलेगा, चपटा, जिस पर खड़ा भी रह सकते हैं आप, खड़ा होकर आराम से समुद्र का लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे होता है, यहाँ पे होता है, फिर ऐसे करके ऐसे ऐसे होता है ना समुद्र में, तो यही होता है, क्या बोलते हैं, गाइऑट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाइऑट बोलते हैं। प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समीप स्थित मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। कहाँ पे है मेरियाना गर्त, जो कि 11,022 मीटर था, हम लोग देखे थे प्रशांत महासागर में। ये गुआम द्वीप के समीप है। कहाँ पे है, गुआम द्वीप के समीप है, याद रखिएगा, गुआम द्वीप के समीप है, सबसे गहरा गर्त है ये। इसकी जो गहराई है लगभग 11 किलोमीटर है, यहाँ पे लिखा भी है दोबारा, 11,022 मीटर। इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। चैलेंजर मतलब किसी को चैलेंज है तो इसमें जाके दिखाइए, चैलेंजर गर्त भी इसको कहते हैं। चलिए, आज तक का सबसे गहरा जो है प्रवेधन ड्रिल आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र जो रूस में 12 किलोमीटर गहराई तक किया गया है। ड्रिल मतलब खुदाई, तो आज तक देखा जाए तो सबसे गहरा खुदाई कहाँ तक किया गया है, ड्रिल, तो आर्कटिक महासागर हमारा जो है, आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव पर है अपना आर्कटिक महासागर, उसमें जो है कोला क्षेत्र जो है, कोला क्षेत्र रूस के ऊपर में जो कोला क्षेत्र है 12 किलोमीटर तक गहराई किया गया है ज़मीन के नीचे। कितना किलोमीटर दोस्तों, 12 किलोमीटर तक गहराई किया गया है, ध्यान में रखिएगा। ड्रिल कहाँ पे किया गया, आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में, कोला क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, सोल क्या होता है, तो जलमग्न उत्थान का वह भाग जहाँ जल की गहराई छिछली होती है, जलमग्न, वैसा जलमग्न का उत्थान, जलमग्न उत्थान का वह भाग जहाँ पे जल क्या होता है, उत्थान मारता है, जलमग्न उत्थान मारता है, तो उत्थान का वह भाग जहाँ पे जल की गहराई छिछली होती है, कैसी होती है, छिछलने वाली होती है, सोल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, सोल कहलाता है। तो ध्यान में रखिएगा, जलमग्न वाला उत्थान जो है, जलमग्न ऐसे करके नहीं देखते हैं आप लोग, ऐसे करके उथाल मारता है, ऐसे करके, तो उथाल मारता है, ऐसे करके ऊपर तक जाता है, तो सोल उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं। यह प्रवाल से बना नहीं होता है, ठीक ना, ये प्रवाल से बना नहीं होता है, जब नहीं होता है तो ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ दोस्तों क्या होता है, देखिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ, तो यह ऑस्ट्रेलिया देखें आप लोग नीचे में जो है, हिंद महासागर के नीचे में है ना, क्वींसलैंड के समीप संसार का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। कौन सा, तो ग्रेट बैरियर रीफ। यह जो है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप में संसार का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति क्वेश्चन पूछता है तो ग्रेट बैरियर रीफ है। क्या है, ग्रेट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रवाल भित्ति का चित्र देखने को मिलेगा। ये जो है ना प्रवाल भित्ति, इसी को बोलते हैं, जो समुद्र में रहता है, जो ये
इसी को बोलते हैं प्रवाल भित्ति, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रवाल भित्ति। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, प्रवाल भित्ति क्या कह रहा है, देखिए प्रवाल भित्ति समुद्र के भीतर स्थित ऐसी चट्टानी ढाल होती है जो मूंगा या पॉलिश जैसे छोटे छोटे जो समुद्र के जीव होते हैं, वो क्या होते हैं, वो जीव हैं, वो पेड़ पौधा नहीं है, वो जीव हैं और कंकालों के द्वारा बनाए जाते हैं। समुद्री छोटे छोटे जीव के जो कंकाल होते हैं उन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं। इन्हें अवसर समुद्र के वर्षा वन कहा जाता है क्योंकि ये समुद्री जैव विविधता के सबसे समृद्ध केंद्र होते हैं। ये कैसे बनती हैं, तो मूंगा देखिए, ये छोटे जीव कैल्शियम कार्बोनेट के स्राव करता है। जो छोटा छोटा जो है मूंगा ये जीव है, ये छोटे छोटे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करता है और जिससे उनके चारों ओर एक कठोर कवच बन जाता है। हार्ड हार्ड क्या होता है, कंकाल बन जाता है। चट्टान का निर्माण देखिए, जब ये जीव मर जाते हैं ना तो उनके कठोर कंकाल कहीं वहीं रह जाते हैं। जो नए मूंगा जीव उन पुराने कंकालों के ऊपर ही अपना घर बनाने लगते हैं और धीरे धीरे पहाड़ जैसा हो जाता है, मतलब चट्टान जैसा हो जाता है। हज़ारों वर्ष तक चलने वाली इस प्रक्रिया के विशाल प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। ये हज़ारों साल लगता है इसको बनने में, है ना। चलिए, मूंगा के ऊतकों के भीतर जूथेंथेल नामक सूक्ष्म शैवाल रहते हैं। ये शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं जिसको सहजीविता कहते हैं। चलिए, तो अब जरूरी नहीं, हम लोग इतना देख लिए थे प्रवाल भित्ति क्या कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग प्रवाल भित्ति। और ये क्या है, सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ। और ये कहाँ पे था दोस्तों, तो ये हमारा प्रशांत महासागर में है, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप में, ठीक ना, ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप में है ये ग्रेट बैरियर रीफ, प्रशांत महासागर में है सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति। चलिए ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक तो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग को शुरू क्या करना था, तो हम लोग को शुरू करना था बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग कंकाल तंत्र पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, कंकाल तंत्र पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो देखते हैं कंकाल तंत्र की शुरुआत करते हैं। यहाँ से हम लोग पेज नंबर कितना है, पेज नंबर दोस्तों 370, पेज नंबर 370। आइए कंकाल तंत्र देखते हैं। तो देखिएगा, कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम है ना। मनुष्य का कंकाल तंत्र दो भागों में बना हुआ है। जाहिर सी बात है, हमारा जो शरीर का कंकाल है पूरा का पूरा शरीर में दो तरह से बांट दिया गया है। कौन कौन सा, एगो अक्षीय कंकाल, एगो उपांगीय कंकाल। कौन कौन सा, अक्षीय कंकाल, एगो उपांगीय कंकाल, ठीक ना, ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं हम लोग अक्षीय कंकाल के बारे में, एक्सियल स्केलेटन। तो शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अक्षीय कंकाल कहते हैं। मुख्य अक्ष जो मेन मोटा मोटा जो चीज़ होता है हमारा, मान के चलिए हमारा क्या हो गया, ये मुंह हो गया, यहाँ से जो हमारा वक्ष हो गया, इसमें हड्डी सारा रहता है, ये हाथ हो गया और ये जो है पैर हो गया, ठीक। तो इसमें जो मेन कौन सा हो गया, इसमें से मेन जो हमारा हो गया ये हमारा ये वक्ष है ना। तो देखिए वहीं पे लिख रहा है, शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले जो कंकाल होते हैं उसको अक्षीय कंकाल कहते हैं। इसके अंतर्गत खोपड़ी, कशेरुक दंड, छाती और अस्थिया आती है। कौन कौन सा, ये खोपड़ी आता है, छाती आता है, ये हमारा पूरा जो है कशेरुक दंड, जो पीछे का हम लोग का जो कशेरुक वाला है रीढ़ की हड्डी, ये हमारा आता है, और छाती की अस्थिया हमारा जो अभी देखे थे ये आता है, ठीक ना। कौन कौन सा, खोपड़ी के साथ वक्ष मतलब छाती और पीछे का रीढ़ का हड्डी, ये सारा आता है उसके साथ में। तो तीन वो चीज़ हम लोग ध्यान रखिएगा, छाती का, शरीर का पेट का हिस्सा जितना हो गया, खोपड़ी हो गया। हाथ पैर को बस छोड़ के, किसको छोड़ के, तो हाथ पैर को छोड़ के, इसको जो छोड़ के, हाथ पैर को छोड़ के सारा जो आता है वो हमारा आता है अक्षीय कंकाल में। किसमें आता है, अक्षीय कंकाल में, है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। खोपड़ी कह रहा है स्कल, तो मनुष्य के सिर जो है इसके अंतः कंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं, जाहिर सी बात है। और इसमें 29 अस्थियाँ होती है। मनुष्य की खोपड़ी में पूछता है कितना अस्थियाँ होती है खोपड़ी में, तो मनुष्य के टोटल खोपड़ी में जो होता है वो यहाँ तक गर्दन से ऊपर सारा खोपड़ी कहलाता है। ऐसा नहीं है कि खाली यही खोपड़ी कहलाएगा, गर्दन से ऊपर सारा खोपड़ी कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। देखिएगा दोस्तों, इसमें 8 से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखने का काम करती है। कितना, 8 अस्थियाँ जो है मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखने का। तो खोपड़ी में कितना हो जाएगा हमारा, जो है 8 अस्थियाँ हो जाती है ना। इन अस्थियों की बनी रचना को कपाल कहते हैं। कपाल हम लोग कपार बोलते हैं, ऐसे करके कपार बोलते हैं ना, कपार भोजपुरी में। तो कपाल को 8 अस्थियाँ होती है। कपाल में कितना अस्थियाँ होती है, 8 अस्थियाँ होती है। ये जो है माथा को सुरक्षित रखने का काम करता है। कितना, 8 गो अस्थि है, ध्यान रखिएगा। कपालों की सभी अस्थियाँ सिवनो सेचर्स के द्वारा दृढ़तापूर्वक जुड़ी होती है, ठीक ना। सेचर्स के द्वारा अपने में जुड़ी रहती है, ठीक ना। इसके अतिरिक्त 14 अस्थियाँ जो होती है चेहरे को बताती है। 14 से चेहरा, च से 14, च से चेहरा, तो 14 अस्थियाँ चेहरा को बताती है। और 8 गो कपाल में, 8 गो कपाल में। 6 अस्थियाँ जो होती है कान को बताती है, 6 अस्थियाँ कान को बताती है, 3 गो इधर 3 गो इधर, ठीक। और एक होयड होता है, होयड नामक एक और अस्थि खोपड़ी में होती है। खोपड़ी मतलब ये खोपड़ी नहीं समझना है, गला में होता है होयड। कहाँ पे होता है, गला में। तो बताए थे ना, गला से ऊपर सारा खोपड़ी ये कहलाता है। तो ये होयड को हम लोग खोपड़ी में बोलते हैं, ठीक ना, ध्यान रखें। देखिए दोस्तों, ये हमारा रहा हायोड बोन, देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पे हायोड बोन है, यही हमारा हायोड बोन है। और देखिए जो है गर्दन का, ये कहाँ पे रहता है, यहाँ पे जो गर्दन रहता है, ये हमारा गर्दन है यहाँ पे, तो ये गर्दन में ही रहता है, ये हायोड बोन है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि हायोड 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 हायोइड हड्डी,
हायोड भी बोलते हैं, हाइवाइड या फिर हायोड। हायोड हड्डी जो है मानव शरीर की एक बहुत ही अनोखी हड्डी है। यह गर्दन के बीच में निचले जबड़े में लैरिंग्स के स्वर यंत्र, जो गर्दन में स्वर बोला जाता है, वहीं पे ये पाया जाता है, ठीक ना दोस्तों। हम लोग 29 को खोपड़ी में देखे थे टोटल, जो गर्दन से ऊपर है खोपड़ी 29 को देखे थे, जिसमें से 14 को चेहरा, 8 को कपाल और 6 को 3 को इधर 3 को इधर कान का हड्डी और एगो हॉयड जो है गर्दन में। कान का हड्डी को हम लोग देखेंगे आगे चल के, उसमें भी 3 को बांटा गया है। यहाँ पे लिखा है कौन कौन सा, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखें मानव कान के मध्य भाग पाई जाने वाली 3 हड्डियों के नाम है मैलियस, इनकस और स्टेप्स, मतलब स्टेपी भी बोलते हैं। तो मैलियस, इनकस, स्टेपी, जिसमें से स्टेपी जो होता है ये कान का सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है, ध्यान में रखिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग कशेरुकी दंड है ना, जिसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो मनुष्य का कशेरुक जो दंड होता है 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। कशेरुक मतलब रीढ़ की हड्डी, आप लोग जानते हैं, ऐसे करके रीढ़ की हड्डी जो गया है हम लोग का पीठ, सॉरी गलती बना दी ना, ऐसे गया है ना, ऐसे गया है पीठ रीढ़ का हड्डी। तो ये हमारा जिसमें कितना है जो है 33 कशेरुकी मिलकर बना होता है। ये 33 को ऐसे कशेरुकी जो है ऐसे ऐसे 33 को कशेरुकी से मिलकर रीढ़ का हड्डी बना हुआ है, जुट के, ठीक ना। देखिए आगे देखिएगा, सभी कशेरुकाएँ उपाधि गद्दियों को द्वारा जुड़े रहते हैं। किससे? गद्दी के द्वारा जुड़े रहते हैं, है ना दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये जो हम बनाए थे अभी कशेरुकी, इसमें बीच बीच में जो गद्दी जैसा नहीं जुटा है, यही ज्वाइंट है जो इसको घिसने से रोकता है। क्या करता है? घिसने से जो है हम लोग मुड़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जो भी करते हैं, तो इसको घिसने से रोकता है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है गद्दी, इसी को बोलते हैं गद्दी, ठीक ना। तो 33 तरह का होता है ये, कितना तरह का? 33 प्रकार। देखिए ये कह रहा है कि इन जो गद्दियों से क्या होता है, कशेरुक दंड लचीला होता है। लचीला इसी के कारण होता है ना, गद्दी के वजह से। यही घिस जाता है तो जो ज़्यादा ओल्ड एज के जो हो जाते हैं उनको दिक्कत हो जाता है, वही घिस जाने के कारण, है ना। समझ में आ रहा है ना। देखिएगा इसका जो पहला कशेरुक जो है वो कि एटलस कशेरुक है। पहला कशेरुक का क्या नाम है? एटलस कशेरुक कहलाता है, ठीक ना। खोपड़ी को साधे रखता है, जो यहाँ पे गर्दन में जो होता है सबसे जो है एटलस कशेरुक जो होता है वो खोपड़ी को क्या रखता है? साधे रखता है। एटलस कशेरुक कहलाता है। क्या कहलाता है? एटलस कशेरुक, सबसे पहला कशेरुक जो खोपड़ी से ज्वाइंट होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो आगे देखते हैं कशेरुक दंड के कार्य। उसके बाद ये पिंक कलर का सब हम लोग आके याद करेंगे। देखिएगा कशेरुक दंड के कार्य। तो देखिए सिर को साधे रखना, ठीक है। यह गर्दन तथा जड़ को आधार प्रदान करता है, ठीक है, धड़ को। यह मनुष्य को खड़े होकर खड़े होने आदि में मदद करता है। ये नहीं रहे तो हम लोग लपक जाएंगे ना, कुत्ता जैसा नीचे झपक जाएंगे। यह गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करने का काम करता है, जिससे मनुष्य किसी भी दिशा में अपनी गर्दन को क्या कर सकता है? मोड़ सकता है। और धड़ को मोड़ने में ये सफल भी हो सकता है ना। चलिए आगे देखते हैं। यह मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। मेरुरज्जु को मतलब रीढ़ की हड्डी को क्या करता है? सुरक्षा देने का भी काम करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ से हम लोग उपांगीय कंकाल पढ़ेंगे, उससे पहले हम ये जो पिंक कलर का है इसको हम लोग याद करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, मनुष्य के शरीर में जो है कुल हड्डियों की संख्या 206। कितना? 206। जिसमें से बाल्य अवस्था में कुल हड्डियों की संख्या वही 208 हो जाती है। कितना होती है? 208 रहती है बाल्य अवस्था में। जब छोटा रहता है बाल्य अवस्था में तो 208 रहता है। वही बड़े होने पर 2 जो है क्या होता है? चिपक के एक दूसरे में जुट जाता है, तो 2 कम हो जाता है। गायब नहीं होता है, वो चिपक के एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाता है। सिर की कुल हड्डियों की संख्या हम लोग देखे थे अभी 29 को देखे थे, उसके डिटेल्स सभी के सभी। कपाल में जिसमें से 8 था, फेशियल मतलब चेहरा में 14 था, कान में 6 था, मेलियस, इनकस, स्टेपी था, है ना। रीढ़ की हड्डियों की संख्या देखे तो रीढ़ की हड्डियों की संख्या हम लोग देखे थे 33 को, अभी देखे थे 33 को था ना जी। इसमें से रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या देखा जाए तो जब विकसित होने पर, विकसित मतलब जब बड़ा हो जाता है मनुष्य, युवा अवस्था में हो जाता है तो 26 हो जाता है। जब बच्चे में कितना रहता है? 33 हो रहता है। तो इसमें भी क्या होता है, जो छोटा छोटा रीढ़ की हड्डी जो होती है नीचे में, वो एक दूसरे से क्या होती है? तो चिपक जाती है। चिपकने के बाद वो 2 से मिलकर 1 बन जाती है, जिसके कारण वही घट के क्या हो जाती है? 26 हो जाती है। पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या 24 है। कितना है? 24 है। जो पसली है, पसली की कुल हड्डियों की संख्या 24 है। ध्यान रखिएगा क्या है? 12 गो इस साइड, 12 गो इस साइड। छाती में कितना? 12 गो है ना, 24 गो। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं गर्दन, अच्छा पहले सबसे पहले कशेरुकी में 33 गो था। गर्दन में कितना है? गर्दन में 7 गो है। कितना है? गर्दन में 7 गो है। वक्ष मतलब छाती में कितना है? 12 कशेरुकी है। कटी में कितना है? 5 गो कशेरुकी है। जो रीढ़ की हड्डी के बारे में कह रहा है, ठीक ना। गर्दन में 7 गो, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 7 गो है। गर्दन हो गया हमारा, ठीक ना। वक्ष में कितना है? 12 गो है। जो यह था गर्दन में 7 गो था, वक्ष में कितना था? 12 गो था। ये हमारा पीठ हो गया, वक्ष, छाती जो भी बोलिए, इसमें 7 गो था, इसमें 12 गो है। और उसके नीचे आएंगे कटी, इसके नीचे जो बोलते हैं पीछे का जो है, जहाँ पे वक्ष के छाती के नीचे जो होता है उसमें 5 गो है। कितना है? 5 गो है। तो ये 7 हो गया। अरे यार, है ना दोस्तों। तो देखिएगा जो है गर्दन हमारा हो गया, इसमें जो था 7 गो कशेरुकी था गर्दन में,
और वक्ष में था कौ गो, 12 गो था। और कटी, कटी जो वक्ष के नीचे जो होता है उसको बोलते हैं कटी, उसमें 5 गो था। और उसके जो नीचे का होता है उसके भी नीचे जो 5 गो था, त्रिक बोलते हैं। किसे क्या बोलते हैं? त्रिक। और जो पूँछ वाला होता है, जो पूँछ हम लोग मतलब आप लोग देखे होंगे बंदर का जो पूँछ निकलता है ना, वो हम लोग का क्या है, घिस गया है। मतलब हम लोग का भी है, वहाँ का जगह वहाँ पे हम लोग का भी है, लेकिन वो नहीं है। मतलब क्यों? क्योंकि घिस गया है हम लोग में। तो 4 गो वहाँ पे होता है। क्या होता है? 4 गो होता है। वहीं से पूँछ निकलता है बंदर का, है ना। तो गर्दन अभी हम लोग से पीछे चल रहा है, उस सब के घिसेगा आगे चल के, ठीक ना। तो टोटल कितना हो गया? 33 गो हो गया, ठीक ना। कशेरुक दंड में कितना है? 33 गो है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं थोड़ा हम लोग उपांगीय कंकाल के बारे में देखते हैं। उपांगीय कंकाल, है ना। तो देखिए उपांगीय कंकाल, इसी के भाग है पाद अस्थिया और आगे कहाँ दिया है पाद अस्थियों के बारे में। तो उसके बाद ये हमारा हो जाएगा, अच्छा पाद अस्थिया में दोनों आ जाता है, हमको लगा सिर्फ पैर का आता है। चलिए, तो पाद अस्थिया जो है हमारा, दोनों हाथ पैर मिलाकर 120 अस्थिया होती है। यह हमारी कितना होती है? दोनों हाथ पैर मिलाकर पाद अस्थिया, तो ये हमारी हो जाएंगी 120 अस्थिया। पाद अस्थिया मतलब हाथ पैर दोनों को मिला के हो जाएगा 120 अस्थिया, ठीक है। और जिसमें से मेखलाएँ देखिए, मनुष्य में अग्रपाद, आगे का जो पाद है, और पश्चपाद को अंशीय कंकाल साधने के लिए 2 चाँप पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग मेखला फिर क्या करते हैं? गर्डलेस कहते हैं। क्या करते हैं? गर्ड। देखिएगा दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ पे शोल्डर गर्डल, क्या लिखा है? शोल्डर गर्डल। तो गर्डल 2 तरह से होता है, शोल्डर गर्डल और एक पेल्विक गर्डल। क्या होता है? पेल्विक गर्डल। तो पेल्विक गर्डल ये वाला जो हिस्सा है हमारा, जो पैरों को साधता है, ये जो पैर को साधने वाला जो हिस्सा, यही है पेल्विक गर्डल। क्या है? पेल्विक मसल्स आप लोग देखे होंगे, पेल्विक एक्सरसाइज सुने होंगे ना, तो पेल्विक गर्डल वहाँ पे होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है हाथ को, जो है आर्म को साधने का काम कौन करता है? तो यही शोल्डर वाला जो बोलते हैं हम लोग, शोल्डर गर्डल। तो गर्डल 2 तरह से हो गया, ये शोल्डर गर्डल और पेल्विक गर्डल, ठीक ना। जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं हिंदी में? मेखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेखला बोलते हैं, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। तो दोनों हाथ पैर को क्या करता है? उसको अस्थिर करने का काम करता है। अग्रपाद की मेखला को अंश मेखला कहते हैं, और पश्चपाद की मेखला को हम लोग श्रोणी मेखला भी पेल्विक गर्डल कहते हैं। जैसे हम लोग इंग्लिश में अभी देख चुके थे, अंश मेखला शोल्डर गर्डल और श्रेणी मेखला जो बोलते हैं पेल्विक गर्डल। ध्यान रखिएगा, अंश मेखला जो है वो हमारा कंधा वाला हो गया, है ना। श्रोणी मेखला जो हो गया पेल्विक वाला हिस्सा हो गया। श्रोणी मेखला दोनों क्या करता है? हाथ पैर को साधने में काम लाता है। चलिएगा आगे देखते हैं। अंश मेखला से अग्रपाद की अस्थि जो है ह्यूमरस एवं श्रेणी मेखला से पक्षपाद की हड्डी फीमर जुड़ी होती है। जो अंश मेखला है, जैसा कि अभी हम दिखाए थे चित्र में आपको, सेम वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अंश मेखला जो है, जो शोल्डर वाला जो मेखला है, गर्डल है, वो अग्रपाद को, मतलब अग्रपाद मतलब हमारा हाथ हो गया, पक्षपाद मतलब हमारा पैर हो गया, ध्यान रखिएगा। तो अंश मेखला का अग्रपाद की अस्थि ह्यूमरस एवं श्रेणी मेखला से क्या होती है? पक्षपाद की हड्डी फीमर को जोड़ने का काम करती है। फीमर हमारा जांघ की हड्डी कहते हैं, तो फीमर को जोड़ने का काम करती है पक्ष मेखला। और अंश मेखला किसको जोड़ती है? ह्यूमरस। ह्यूमरस जो है हमारा यही हाथ का जो ह्यूमरस जो होता है हमारा बॉडी, हाथ जहाँ से आर्म बोलते हैं, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, इसे पढ़ने को मिलेगा आप लोगों को, देखिए इसमें दिया भी है। चलिए, तो ह्यूमरस जो हमारा हाथ की हड्डी को जोड़ने का काम करता है। ये सब तो आप ध्यान दे दीजिए। आप देखते हैं थोड़ा कंकाल तंत्र के कार्य। तो शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना, जाहिर सी बात है, शरीर को एक कोमल अंगों को सुरक्षा भी प्रदान करता है। अंदर का जो है हृदय, लीवर, फेफड़ा सबको क्या करता है? अक्ष जो वक्ष जो है वही क्या करता है? सपोर्ट, उसको क्या करता है? उसको सुरक्षा करता है ना जी। पेशियों को जोड़ने का आधार भी यही करता है। पेशी को भी जोड़ने का आधार है कौन सा? हमारा कंकाल तंत्र। श्वसन और पोषण में सहायता प्रदान करता है। श्वसन में भी सहायता करता है, पोषण में भी सहायता करता है। इसी की वजह से हेल्प तो मिलता ही ना जी, भले कुछ नहीं है लेकिन हेल्प तो मिलता है इसको खड़ा रखने में, सब इसको एडजस्ट करने में। आगे देखते हैं लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका जो निर्माण होता है नहीं, हड्डियों के बीच में होता है। आप लोग पढ़े होंगे बोन मेरो, जो अंदर से हड्डी का जो अंदर का होता है लाल लाल, आप देखे होंगे मुर्गा उर्गा जो खाता है वो देखता होगा, अंदर का जो है लाल लाल होता है, काला काला, वही होता है बोन मेरो, ठीक ना। वही बोन मेरो में लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है, ठीक ना। जांघ की हड्डी को फीमर बोलते हैं, जैसा कि अभी हम लोग देखे थे। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ की हड्डी। कान की हड्डी हम लोग देखे थे, 3 गो था, 3 गो देखे थे ना, मेलियस था, इनकस था, स्टेपी था शायद। तो कान की हड्डी जो है उसमें से स्टेपी जो देखे थे, स्टेपस, ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती थी, वहाँ पे आपको बताए थे। मांसपेशी एवं अस्थि को जोड़ने को टेंडन कहते हैं। जो मांसपेशी, देखिएगा ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मांस हो गया और अस्थि हो गया, मतलब कि मांस और हड्डी को जोड़ने का जो काम कौन करता है? टेंडन करता है। कौन करता है? टेंडन करता है, ठीक ना। तो इसमें से आप एक वाला याद रखिएगा, दूसरा आपको याद हो जाएगा। देखिए, अस्थि से अस्थि को जोड़ने का करता है काम लिगामेंट। कौन करता है? लिगामेंट।
देखिए तो हड्डी, इधर से हड्डी है, इधर से हड्डी है, इन दोनों को बीच में जोड़ने का काम कौन करेगा? लिगामेंट। लिगामेंट मतलब आप याद रखिएगा, कोई भी आप क्रीम है उस लिगामेंट है, क्या है? लिगामेंट जो है वहाँ पे क्रीम लगा दीजिएगा तो ये घसेगा नहीं, हड्डी से हड्डी नहीं घसेगा। तो एक याद करिएगा, अस्थि से अस्थि जोड़ने का काम करता है लिगामेंट। तो आपको ऑटोमेटिक जो है टेंडन याद हो जाएगा कि मांस से हड्डी को जोड़ने वाला होता है वो टेंडन होता है, और अस्थि से अस्थि जोड़ने वाला हम लोग लिगामेंट देख चुके थे, ठीक ना। तो देखते हैं दोस्तों, अब थोड़ा ये वाला जो है पिंक कलर का भी देख लेते हैं। कुछ विशेष स्थानों की अस्थियों के नाम और उनकी संख्या, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा कितना है, कौन सा कितना है। तो कर्ण अस्थि हम लोग 6 गो देखे थे, मेलियस, इनकस और स्टेपी देखे थे ना, 2-2 गो टोटल 6 गो था ना। तो कान वाला अस्थि हो गया। ऊपरी बाहु जो होता है, ऊपरी बाहु हाथ वाला, जिसको हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं, ह्यूमरस कितना हो गया? 2 हो गया दोनों हाथ में। अग्रबाहु हो गया, रेडियो अल्ना कितना हो गया? जो है आगे का बाहु का जो हाथ है उसमें रेडियो अल्ना, ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, ये तीनों हाथ का ही अंग है। तो कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक ना। एक देखिएगा ह्यूमरस, रेडियो अल्ना हमारा हाथ, देखिए आपको हाथ का चित्र दिखाते हैं, देखिएगा दोस्तों। ये जो हमारा एल्बो है, केहूनी है, ये हमारा क्या है? ये हमारा केहूनी है। केहूनी का जो ऊपर जो 1 गो हड्डी रहता है और केहूनी के नीचे कितना हड्डी रहता है? 2 गो हड्डी रहता है। तो जो ऊपर वाला हड्डी रहता है उसको बोलते हैं ह्यूमरस, क्या बोलते हैं? मोटका जो रहता है उसको बोलते हैं ह्यूमरस। और नीचे जो ज्वाइंट रहता है केहूनी के नीचे जो रहता है उसको बोलते हैं 2 गो रहता है, रेडियस बोलते हैं इसको, और अल्ना बोलते हैं इसको, रेडियस अल्ना। तो रेडियस अल्ना एक साथ रहता है, ह्यूमरस ऊपर 1 गो रहता है, ठीक ना। तो ये हमारा ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए थे, ऊपरी बाहु ह्यूमरस 2 गो था और अगर बाहु रेडियो अल्ना 4 गो था। तो दोनों हाथ में लिया जाएगा तो 3-3 6 गो नहीं हो जाएगा, तो टोटल 6 गो हो गया। अब कलाई में देखते हैं, कलाई में हो गया कार्पल्स और हथेली में हो गया मेटाकार्पल्स। कार्पल्स होता है 16 गो और मेटाकार्पल्स होता है 10 गो। कितना होता है? 10 गो, ठीक ना। और उंगलियों में जो होता है फ्लैंजी जिसको बोलते हैं, उंगली कितना है? उंगलियां हाथ पैर मिला के टोटल 56 गो है, ठीक ना। एगो में होता है 14, 4 गो है, 14 का 56 है ना। तो 14 14 28, 28 दूनी 56, हाथ पैर मिला के 56 को टोटल उंगली हो गया, जिसको फ्लैंजिज बोलते हैं, ठीक ना। और क्लाई जो होता है कार्पल्स होता है, और हथेली जो होता है, हथेली में मेटाकार्पल्स 10 गो होता है, ठीक। दिखाते हैं आपको, इस पर 1 मिनट दिखाते हैं आपको इसका वीडियो। देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा कार्पल्स है, कौन सा है? ये देखिए, ये हमारा कार्पल्स है, हाथी का उंगली है, हाथ का जो है हड्डी है। इसमें से देखिए, इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 को दिया है क्या जी? अच्छा, कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है, ठीक ना। तो ये हमारा देखिए, ये हमारा जो है कार्पल्स हो गया, और मेटाकार्पल्स हमारा कितना है? 5 गो है, एक हाथ में 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया मेटाकार्पल्स। तो कार्पल्स हमारा कितना हो गया? ध्यान रखिएगा 5, और मेटाकार्पल्स हमारा भी 5 है ना। 1 मिनट। तो मानव शरीर में 8 गो कार्पल्स होता है, ठीक ना, जो हड्डियों द्वारा ये कलाई 2 पंक्तियों में 4-4 पंक्ति के रूप में व्यवस्थित होती है। क्या होती है? व्यवस्थित होती है। तो हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? कलाई में, तो कलाई में कार्पल्स हमारा 16 हो गया, एक में 8 था और एक में 8 था, ठीक। ये जो है ऐसे एक जगह था, उसमें से मेटाकार्पल्स निकला हुआ था, ठीक ना, 5 गो निकला था ना। उसमें से अब क्या निकला था? उसमें से सारा जो है हमारा फ्लैंजिज मतलब उंगली वाला जो हिस्सा निकला था, और यहाँ से हमारा हाथ था, ऐसे करके था ना। तो कार्पल्स हमारा 8 गो था, होता है, एगो में दोनों मिला के 16 गो हो गया। और हथेली में मेटाकार्पल्स 5 गो था, एगो में था 5 गो, तो ये 10 गो हो गया दोनों मिला के। उंगली में ये सब फ्लैंजिस हम लोग देख ही लिए थे, टोटल फ्लैंजिस कितना था? तो एगो में 14 था, 14 चौका 56, हाथ पैर मिला के टोटल 14 चौका 56 हो गया। जांग फीमर का है, दोनों पैर का 2 गो हो गया। घुटना पटेला जो होता है, पटेला किसको बोलते हैं? पटेला जो होता है ना, देखिए दोस्तों, यही पटेला है। जो घुटना होता है ना, घुटना के जो गाढ़ा जैसा होता है, इसी को नीचे वाला को बोलते हैं पटेला। उसके ऊपर एगो रहता है गोल टाइप से, जिसको बोलते हैं, देखते हैं आगे, जो हमारा पैर हो गया ना, पैर, ये हमारा घुटना हो गया, मान के चलिए। यहाँ पे जो घुटना पे जो गोल गोल एगो नहीं होता है, हम लोग हाथ से पकड़ते हैं, घुटना के ऊपर जो गोल सा रहता है, वही हमारा क्या कहलाता है? तो पटेला कहलाता है। तो दोनों पैर में 1-1 हो गया, 2 गो पटेला, जिसको कटोरी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? कटोरी, घुटना का कटोरी, उसी को बोलते हैं पटेला। अब आगे देखते हैं दोस्तों, पिंडली। तो पिंडली कितना है? टिबिया फेबुला, 4 गो हो गया हमारा, ये पैर का हो गया। इसमें से जैसे हम लोग ऊपर देखे थे कार्पल्स मेटाकार्पल्स, वैसे ही नीचे पैर में होता है टखना, टार्सल्स और मेटाटार्सल्स, है ना, टार्सल्स और मेटाटार्सल्स। देखिएगा दोस्तों, इस जो ब्लू कलर का है, ये पैर का जो है हड्डी है, ब्लू कलर में जो है ये टार्सल्स है, और जो रेड कलर में है ये मेटाटार्सल्स है, और जो है ग्रीन कलर में वो फ्लैंजिज मतलब उंगली हो गई हमारा। तो टार्सल्स और मेटाटार्सल्स और फ्लैंजिज, ये हमारा ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए दोस्तों, यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका है ना। मिलते हैं अब नेक्स्ट डे, जो डेट 30 होने वाला है। तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, याद करते रहिएगा। वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपके दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा, ठीक ना। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा, बाय बाय। एक बार बता दीजिएगा ये आपको जो कैसा लगा सीरीज, और अच्छा लगा तो आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो रोक देंगे, ठीक ना। चलिए, थैंक यू।